नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत अमरवाड़ा उपचुनाव के साथ करेंगे क्योंकि आज मतदान हो रहा था अमरवाड़ा में। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान का समय समाप्त हो चुका है। 6 बजे तक मतदान होना था, जो कि समय अब समाप्त हो चुका है। यहां करीब 72% मतदान हुआ है, जो कि चुनाव के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है, अच्छा मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। ये वो सीट है, ये उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं है। खुद मुख्यमंत्री 4 तारीख को यहां पर प्रचार के लिए पहुंचे और 5 तारीख तक यहां पर पसीना बहाया। इसके बाद 8 तारीख को मुख्यमंत्री फिर अमरवाड़ा पहुंचे और बीजेपी के लिए वोट की अपील की, तो कांग्रेस दिग्गजों ने भी अमरवाड़ा को अखाड़ा बनाया। इससे समझ सकते हैं कि इस उपचुनाव की अहमियत क्या है। दरअसल कांग्रेस से ज्यादा ये सीट कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और बीजेपी इसी प्रतिष्ठा पर चोट करना चाहती है। आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरनशा अनवाती इस चुनाव को लेकर क्या दावा कर रहे हैं। सब कुछ देख लीजिए। तो कमलेश शाह ने क्या कुछ दावा किया है और धीरनशा अनवाती ने क्या कुछ दावा किया है, ये अभी आप सुनेंगे और समझेंगे कि क्या दावे हैं, क्योंकि वोटिंग तो खत्म हो चुकी है। कौन जीता है रण, अभी भी यही सवाल बरकरार है। जब नतीजे आएंगे तभी स्थिति साफ हो पाएगी। में उपचुनाव चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह हमारे साथ हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? 3 बार के आप विधायक हैं, एक अलग ही पहचान है आपकी पूरे क्षेत्र में। चुनौती मान रहे हैं उस उपचुनाव को? देखो, हम जब चुनाव लड़े हैं तो चुनौती ही भरा चुनाव लड़े हैं और इस बार भी चुनौती है। और आज जो मतदाता अपने मन से जो आ रहा है मतदान केंद्र में, इस क्षेत्र का मतदाता विकास चाहता है और विकास की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। जैसा बोला था वैसा किया, करना भी चालू कर दिया है उन्होंने। तो भरोसा तो है हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन। 40 वर्ष में क्या हुआ है इस क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक तो थे, हम कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो करते थे। यही बेचारे खड़े, ये सब पलायन की स्थिति होती थी। मगर हमारे सांसद ना पार्टी के लोगों ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, ना ध्यान दिया। उसी का ये कारण है। बार वो एक मुद्दा लेके जा रहे हैं कि आपने पार्टी छोड़ी बीजेपी ज्वाइन की, तो एक बड़ा मुद्दा लेके जा रहे हैं वो जनता के बीच। अब कांग्रेस तो हमने जब से पार्टी छोड़ा, कांग्रेस तो तब से गाली बक रही है हमको कि हमने गद्दारी किया। हमने गद्दारी नहीं, समझदारी किया है। तो जनता जान रही है। बिल्कुल। तो ये थे कमलेश शाह जी, जिनका ये कहना है कि परिवर्तन की बात नहीं है, बात है यहाँ विकास की। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने सारे दांव खेले और उसी का नतीजा था कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद से ही अमरवाड़ा विधानसभा सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव खेला है, धीरनशा को मैदान में उतारा था। मैं सीधे उनसे सवाल करूंगा। धीरनशा जी हमारे साथ हैं। एक बड़ी चुनौती आपके सामने भी रखी गई है कि कैसे पाट पाएंगे इस चीज़ को। सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल में विधायक गए, सीट खाली हुई, अब उपचुनाव हो रहा है। क्या माहौल देख रहे हैं पूरे में? देखिए, पूरे अमरवाड़ा विधानसभा में सभी से जनसंपर्क मैंने किया तो जनता का तो बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और जनता चाहती है कि क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए और सभी क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए। ऐसा जनता का रुझाव और बहुत अच्छा रुझाव देखा जनता के बीच में हमने। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बातचीत करने के लिए। धीरनशा जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाह रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि जनता कितना बदलाव चाह रही है, ये तो हमें 13 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो चलिए, अमरवाड़ा का रण क्यों इतना चुनौतीपूर्ण है, अमरवाड़ा का क्या कुछ इतिहास है, सब कुछ विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। 7 की 7 सीट कांग्रेस के पास। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में सेंध लगाने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई और बीजेपी ने राज्य की 164 सीटों पर जीत दर्ज की है।
जो कि पार्टी की बम्पर जीत थी। छिंदवाड़ा के तहत आने वाली सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में 7 विधानसभाएं शामिल हैं। सभी विधानसभाएं फिलहाल कांग्रेस के पास ही है। अमरवाड़ा में कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल वो हो गए और तब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। कमलेश शाह के बीजेपी में जाने की वजह से सीट यहां पर खाली हो गई थी, तब यहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो देखिए, ये वही कमलेश शाह हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। इस चुनाव में कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहाँ लंबे समय तक राज किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले तक उनके गढ़ में कोई सेंध नहीं लगा सकता था। आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट है। 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद छिंदवाड़ा की सातों सीट जो कि कांग्रेस के पास थी। अमरवाड़ा विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर हमेशा आदिवासी चुनाव लड़ते हुए आया है और यहाँ बीजेपी के कमलेश शाह के सामने कांग्रेस ने देखिए इनवाती को मैदान में उतारा है और साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देवरावेन भलावी को प्रत्याशी बनाया है। अब देखने वाली बात होगी इस त्रिकोणीय मुकाबला में कौन जीत हासिल करता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश इस वक्त अमरवाड़ा में मौजूद हैं। दुर्गेश, आज अमरवाड़ा का रण तो खत्म हो चुका है। वोटिंग प्रतिशत भी बता रहा है कि बढ़ चढ़ कर लोग वोट करने आए, लेकिन अब नतीजे बताएंगे कि अमरवाड़ा इस बार बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। बिल्कुल, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है रशिका, क्योंकि जिस तरीके से इस अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, क्योंकि पूरा सत्ता परिवर्तन ही हो गया एक प्रकार से। जो कमलेश शाह थे 3 बार के लगातार विधायक थे, राजशाही परिवार से उनका ताल्लुक है, राजा वो कहलाते हैं, जो हर्रई जागीर है जहां उनका महल है, तो उनकी एक अलग छवि है, एक गैर राजनीतिक छवि है। ऐसी छवि को साथ वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, 3 बार से लगातार अजय बनाए हुए थे अमरवाड़ा विधानसभा सीट को, और पूरा एक बड़ा दारोमदार था छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल चल रहा था, लगातार दल बदले जा रहे थे, तो ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस को मिला जब कमलेश शाह ने अमरवाड़ा सीट से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में एक उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो छिंदवाड़ा सीट जो है वो बीजेपी जीत गई थी, और उसमें अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हाथ रहा। तकरीबन 18,000 की लीड जो है अमरवाड़ा क्षेत्र से मिली थी। तो निश्चित तौर पर कमलेश शाह का बीजेपी में आना तो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि 40 साल से जिस सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पा रहे थे, उस सीट पर भी उन्होंने जीत दर्ज करी। अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो लिहाजा उपचुनाव मायनों में ये दिलचस्प हो जाता है। लगातार आप कवर भी कर रहे थे स्टोरी को और अमरवाड़ा उपचुनाव की स्थिति को आपने दुर्गेश बेहतर समझा है। वैसे तो ये माना जाता है छिंदवाड़ा की वैसे 7 की 7 जो विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के खेमे में रही है, कांग्रेस का गढ़ वाली सीटें हैं ये वो। तो इस बार मुकाबला किस तरीके से देखने को मिलने वाला है? क्या कांग्रेस को ध्यान में रखकर जनता मतदान केंद्र में पहुंचने वाली है या फिर प्रत्याशी को ध्यान में रखकर इस बार वोटिंग होगी? क्या समझ पाए हैं आप? पूरा एनालिसिस समझाइएगा कि वोटिंग क्योंकि संपन्न हो चुकी है, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? बिल्कुल रशिका, देखिए अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है आदिवासी बहुल इलाका है और ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद जो है पढ़े लिखे वर्ग की नहीं है, नौकरी पेशा वर्ग की नहीं है। तो ऐसे में इस विधानसभा सीट पर जो है जो एक बार जीत दर्ज कर लेता है वो अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है। और कमलेश शाह एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए थे, तब तक थे जब तक वो कांग्रेस में थे, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो एक बड़ी चुनौती यहाँ से खत्म हो गई बीजेपी के लिए। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने जो दांव खेला है प्रत्याशी के तौर पर धीरज शाह पर दांव खेला है, उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल गैर राजनीतिक है, उनका पारिवारिक जो है धार्मिक और आस्था के केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में उनकी छवि पूरे क्षेत्र में अलग थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों की अलग अलग छवियां हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। और ऐसे में एक ऐसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने जरूर एक नया दांव खेला है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में गड़बड़ी करेगा गोंडवाना गठबंधन पार्टी, क्योंकि इस बार पूरी दमखम के साथ वो भी मैदान में उतरी है। आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासियों को लेकर लगातार संघर्ष करती रही है गोंडवाना गठबंधन पार्टी। तो इसलिए हम लगातार जो बात कह रहे हैं कि 3 त्रिकोणीय मुकाबला देखने को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा और साथ ही देखिए कौन किसका हिसाब किताब बिगाड़ेगा, कौन जीत दर्ज करेगा, किसको हार का स्वाद चखना होगा, वो नतीजों के बाद ही दुर्गेश साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो चले खबरों में बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज संपन्न हो गई और बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसले ले लिए हैं। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगरीय प्रशासन कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी जानकारी दी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो एनआईसी के द्वारा बनेगा, प्रशिक्षण भी एनआईसी के द्वारा दिया जाएगा। के अंदर ये 13वीं या 14वीं विधानसभा होगी जो पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करेगी। आज की इस बैठक में डॉक्टर मोहन सरकार ने किन किन फैसलों पर मोहर लगाई वो भी जान लीजिए। ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर इस बैठक में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने किस तरीके से अलग अलग वर्ग और एससी एसटी के बराबर छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के तहत 23 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस योजना में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का हिस्सा रहने वाला है और इसके तहत विधायक और प्रशिक्षण कर्मचारी को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के तहत काम किया जाना, इसको लेकर भी फैसला लिया गया है, जिससे ई गवर्नेंस का बेहतर उदाहरण साबित होगा। वही सरकार ने 7 बड़ी बातें कही हैं। परियोजनाओं को कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है और जिसमें 9,271 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। राज्य सरकार ने सीधी में 46 करोड़ रुपए की बोकारो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे कि 11 गांव के 10 लाख से अधिक कृषकों को लाभ मिलेगा। वहीं सावेर जेल का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के बजाय पीडब्ल्यूडी करेगा, जिसके लिए 217 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इंदौर दौरे को लेकर भी जानकारी दी है, वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में 14 जुलाई को आएंगे और इंदौर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी दिन यानी कि 14 जुलाई को एक दिन में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 11 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य है। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 तारीख को गृह मंत्री जी इंदौर में एक वृहद वृक्षारोपण के मुख्य अतिथि की भूमिका अदा करेंगे। आप सभी को मालूम होगा, इंदौर ने तय किया है कि हम 55 लाख पेड़ लगाएंगे, तो वो वृक्षारोपण का कार्य तो चालू है। अभी लगभग हमारे यहाँ अभी तक पिछले 4 दिनों के अंदर 10 लाख पेड़ लग चुके हैं और प्रतिदिन 1.5 लाख लोग अलग अलग लगा रहे हैं। पर 14 तारीख को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पेड़ लगाएंगे। वही देखिए, इसके साथ ही बीजेपी अब इंदौर में होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि अमित शाह पहुंचने वाले हैं इंदौर। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसकी तैयारी अब इंदौर में की जा रही है। तो चलिए अब बात करेंगे मोहन सरकार के उस फैसले की जिसके आते ही उस पर सियासत शुरू हो गई। हमारी ये रिपोर्ट इसी पर है, तो देखिए और जानिए कि कौन सा फैसला लिया है सरकार ने जिस पर सियासत भी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात, सियासत हो क्यों रही है, देख लीजिए। जिस नजर से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते। ये बयान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का है, जिन्होंने बीजेपी पर हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए
और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है तो विपक्ष इसे एक सामुदायिक वर्ग को टारगेट करना बता रहा है। विपक्ष का मानना है कि ये फैसला मुस्लिम समाज से हिजाब को हटाने के लिए लिया गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। साथ ही आर्टिकल 29 और 30 का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि सरकार हिजाब नहीं हटवा सकती है। कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि ये गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में भी ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुरखे को लेकर, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। लड़कियों के ऊपर हिजाब में बुराई क्या है? अगर लड़कियां अपना खुद से कवर्ड करके जाती हैं, उनको ऑप्शनल रखना चाहिए। अगर वो लड़कियां रखना चाहती हैं तो रखें, ना रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार के इस फैसले पर सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन इस पर छात्रों की क्या राय है, जरा उसे भी सुन लीजिए। ड्रेस कोड होगा तो एक आम तौर पर देखा जा सकता है कोई बच्चा बिना ड्रेस के घूमेगा तो उसे रोका जा सकता है, टोका जा सकता है। कई बार असामाजिक तत्व भी कभी कभी कॉलेज में आ सकते हैं, उन सब पे भी बंदिश हो जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला रहेगा अगर ड्रेस कोड लागू हो जाता है तो। 4-5 साल से इस कॉलेज में ड्रेस कोड के लिए काफ़ी टाइम से मैं लाना चाह रहा था। हम लोगों ने इस चीज़ के लिए लड़ाई भी लड़ी काफ़ी टाइम से, बट प्रिंसिपल वगैरह इन सारी चीज़ों ने हमारा समर्थन नहीं किया। बट अब ये चीज़ लागू हो रहा है तो हमारे कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बहरहाल प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार का ये फैसला किसी भी वर्ग को टारगेट करके उसके प्रथाओं को हानि पहुंचाने का है, या फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में असामाजिक तत्वों को दूर रखना, या फिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक डिसिप्लिन लाने की कवायद शुरू करना, ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार के इस फैसले पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ऐसा जनता का रुझाव और बहुत अच्छा रुझाव देखा जनता के बीच में हमने। तो देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक किस्सा याद आया। वो किस्सा था ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने का सफर। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर पहुंचे तो उनके सामने कैलाश विजयवर्गीय ने वो किस्सा सुनाया। वो किस्सा क्या था, आप खुद सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगरीय प्रशासन कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान बहुत चर्चा में है। क्यों है, आपको बताते हैं। बात कल शाम की है, जब पौधारोपण के बाद इंदौर में आयोजित नागरिकता सम्मान समारोह कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने भरे मंच से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर उन्होंने खास किस्सा साझा किया और जब बोल रहे थे वे खुद लोकसभा अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद थे। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष कैसे बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय इसी से जुड़ा किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने बताया, पिछली बार जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, मेरा अमित भाई से मजाक में थोड़ा हार्ड डिस्कशन हो गया कि मंत्रिमंडल अच्छा नहीं बनाया, लिया ही नहीं हमारे दोस्त को। पहले सुन लीजिए इतना। पिछली बार जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो मेरा अमित भाई से थोड़ा सा मजाक में हार्ड डिस्कशंस हो गया। मैंने कहा आपने मंत्रिमंडल अच्छा नहीं बनाया, लिया ही नहीं हमारे दोस्त हैं उनको। तो सोचिए इस पर अमित भाई यानी अमित शाह ने क्या कहा होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अमित भाई ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने बताया कि 15 दिन बाद उनको अमित शाह का फोन आया, कहा कि तू जिसे मंत्री बनाने की बात कर रहा था ना, हम उसे सारे मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला बना रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष बना रहे हैं। चिंता मत करो, कल्पना भी नहीं थी। 15 दिन बाद उनका फोन आया कि तू मंत्री बनाने की बात कर रहा था ना, सारे मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला बना रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष बना रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ओम बिरला की तारीफ करते हुए कहा कि अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बनकर उस कुर्सी पर बैठकर न्याय करना और न्याय करते करते अपने आप को स्थापित करना, ये बड़ी बात है।
विजयवर्गीय ने कहा कि ओम बिरला लोकतंत्र के मंदिर के रखवाले हैं। उन्होंने कहा कि भले उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने बिरला जी से बहुत कुछ सीखा है। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का वो किस्सा था जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए।